गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा था कि जो डीएनए होता है उसका जो रेप्लिकेशन होता है ये किस टाइप का होता है, आपका सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हमने आपको क्या बताया था कि यानी कि जो है जो डीएनए के जो पैरेंटल स्ट्रैंड होते हैं, ये जो है जब एक डीएनए से जो है आपके दो डीएनए बनते हैं, तो दोनों जो डीएनए बनते हैं उनमें जो है एक स्ट्रैंड जो है पैरेंटल स्ट्रैंड होता है, तो इसको कहा जाता है आपका सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, इसके बाद जो है बच्चों हमने कल की क्लास में पढ़ा था एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होते हैं, या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो वो हमने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको कहा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो है सबसे पहले जो डीएनए का जो हेलिक्स होता है, जो उसकी बाइंडिंग होती है उसको खोलनी होती है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रैंड जो आपका हेलिक्स स्ट्रक्चर्स होता है उसको क्या करना पड़ता है, पहले सीधा स्ट्रेट करना होता है ताकि कि वो कोई टेंशन क्रिएट ना करे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने फर्स्ट एंजाइम आपको बताया था बच्चों, क्या टोपो आइसोमरेज है ना। तो ये हमने कल आपको बताया था टोपो आइसोमरेज। ठीक है, इसका काम क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड को जो है स्ट्रेट करना। ठीक है, सेकंड जो था एंजाइम बच्चों वो क्या था कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है बच्चों वो क्या होता है, आपका डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, यानी कि जो दोनों न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है ना, डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है आपका। ठीक है, तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड की चेन जो है बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, डबल या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो सेकंड क्या काम था कि जो है नेक्स्ट जो है काम है स्ट्रैंड को स्ट्रेट करने के बाद कि बीच की जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना। तो उसके लिए जो है हमारे पास जो है अनदर एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज। तो एच से आप याद रख सकते हो कि ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकेज का क्या फंक्शन है बच्चों, ये जो है जो हेलिकेज है ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट एंजाइम बच्चों हमने बताया था आपको जो है एसएसबी प्रोटीन होती है। ठीक है, एसएसबी प्रोटीन, इसका क्या फंक्शन होता है, जो एसएसबी प्रोटीन्स होती है इसका फुल फॉर्म हमने आपको कल बताया था कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इसका काम होता है कि अगर जो है जब स्ट्रैंड को हमने जो है क्या कर दिया, फर्स्ट हमने स्ट्रेट कर दिया टोपो आइसोमरेज की हेल्प से। ठीक है, देन उसके बाद हेलिकेज की हेल्प से हमने जो है बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको तोड़ दी। अब तो ये एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा कि वापस से जो है ये दोनों स्ट्रैंड जो है क्या ना हो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बने, तो उसके लिए जो है एसएसबी प्रोटीन जो है इन दोनों स्ट्रैंड को इस तरीके से अलग अलग होल्ड करके रखती है ताकि कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये पास ना आए और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बने। तो एसएसबी प्रोटीन क्या करती है, इन दोनों स्ट्रैंड को जो है सेपरेट होल्ड करके रखती है ताकि कि इनके बीच में वापस से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बने। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका जो है रेप्लिकेशन में, जिसका नाम था आपका डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कल हमने आपको बताया था। तो क्या है आपका नेक्स्ट एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन बच्चों हमने क्या कहा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, ये जो है डीएनए पे डिपेंड होके जो है डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। तो इसी डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से जो है जो अनदर स्ट्रैंड है, जो न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है वो बनता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, देन उसके बाद हमने नेक्स्ट एंजाइम के बारे में पढ़ा था जो कि है हमारा बच्चों डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये वैसे हमने कल भी बता दिए थे बच्चों आपको, लेकिन एक और बार जो है मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज का काम क्या है, ये जो है एक तरीके से जो है मॉलिक्यूलर टेप का काम करते हैं। टेप का काम क्या होता है, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ टूट गई है तो उसको जो है क्या करना, चिपकाने का काम होता है। तो डीएनए लाइगेज भी जो है डीएनए लेवल पर जो है क्या करता है, टेपिंग का काम करता है, यानी कि इसको इसीलिए जो है मॉलिक्यूलर टेप भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये थे बच्चों जो है कुछ एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन में जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम जो है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले बच्चों जो है हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये सपोज हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है बच्चों,
और हमने सबसे पहले क्या करना है, कौन सा एंजाइम आकर यहाँ पर वर्क करेगा। सबसे पहले जो है बच्चों यहाँ पर आकर जो है टोपोआइसोमरेज आएगा, ठीक है। सबसे पहले एंजाइम क्या आएगा, टोपोआइसोमरेज आएगा। और टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, इसको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टोपोआइसोमरेज, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा बच्चों, टोपोआइसोमरेज जैसे ही जो है यहाँ पर लगेगा तो ये इस स्ट्रैंड को क्या कर देगा, बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा इस तरीके से, ठीक है, ताकि कि जो है रेप्लिकेशन में कोई टेंशन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो जहाँ पर भी जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो ये जो है इसको क्या कर देगा, बिल्कुल आपका जो है स्ट्रेट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपका जो डीएनए था वो बिल्कुल कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। ये इधर इनके नाइट्रोजनस बेसिस होंगे और बीच में जो है क्या होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके बीच में, ठीक है। तो अब टोपोआइसोमरेज ने स्ट्रेट को सीधा कर दिया, सॉरी स्ट्रैंड को सीधा कर दिया। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट एंजाइम आएगा बच्चों आपका क्या, हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज क्या करेगा, हमने कहा था कि आप एच से याद कर सकते हो कि इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये पीस के जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। तो आपका स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। बीच में अभी तक इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो टूट गई है हेलिकेज की हेल्प से। तो अब ये जो स्ट्रैंड है बिल्कुल कैसा हो गया है, आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका आएगा बच्चों डीएनए पॉलीमरेज का काम, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या करेगा बच्चों, तो अब सबसे पहले जो है हमें इसमें कुछ टर्म पढ़ने हैं। एक टर्म होता है बच्चों आपका ओराई, ठीक है। क्या होता है, ओराई। तो ओराई का मतलब क्या होता है, इसको अभी हम आपको बताते हैं। तो ओराई का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ओराई का मतलब। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि जो अगर हम जो है प्रोकैरियोटिक की बात करें, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है क्योंकि बहुत छोटी सेल होती है, ठीक है, तो इसमें जो है एक ही ओराई आपको मिलेगा, ठीक है। ओराई का मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को कहते हैं हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहा बच्चों हमने, यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड में जिस पॉइंट से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक खास पोजीशन होती है डीएनए के स्ट्रैंड में जहाँ से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम ओराई, यानी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं बच्चों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो है सिंगल सेल होती है, तो इनमें जो है क्या होता है आपका जो है एक ही ओराई होता है, एक ही जो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। बट जो मल्टीसेलुलर होते हैं इनमें जो है एक से ज़्यादा जो है क्या होते हैं, ओराई होते हैं, या एक से ज़्यादा जो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ओराई क्या होता है आपका, सपोज ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है। अब जो है यहाँ से ये स्ट्रैंड जो है आपका जो है स्ट्रेट होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका जो है एक जो है डीएनए ए प्रोटीन इसको कहते हैं। तो पहले मैं इसी स्ट्रैंड को कंप्लीट कर देती हूँ। ये आपका जो है डीएनए का स्ट्रैंड है और ये यहाँ पर जो है नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड और ये इसके जो है क्या है बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है। तो अब सपोज यहाँ पर जो है हमने लिखा है सी जी, ठीक है, उसके बाद जो है आपने लिख दिया फिर यहाँ पे जी, ठीक है, और तो आपने इधर लिख दिया टी ए या फिर जो है आपका टी ए, ठीक है। नीचे इसका अपोजिट में जो बेस पेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, सी का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी का सी हो जाएगा, जी का सी, टी का ए का टी का ए और ए का टी। इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये जो है नाइट्रोजनस बेसिस जो है एक दूसरे के साथ जो है क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले जो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है,
यहाँ पर जो है जो ये डीएनए का स्ट्रैंड होता है, तो डीएनए के स्ट्रैंड में जो है वो रीजन ढूंढा जाता है जहाँ पे कि जो है आपका जो है डबल बॉन्ड वाला रीजन जहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे सपोज इधर भी ये स्ट्रैंड अगर मैं इसको यहाँ बढ़ाऊँ तो यहाँ पर सपोज इधर भी आपका जो है क्या हो सकता है, माना मैंने यहाँ पर ए लिखा और इसका अपोजिट में टी हो सकता है और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, डीएनए के स्ट्रैंड में जो है एक स्पेशल रीजन क्या होता है जहाँ पर टाटा मतलब टी ए का सीक्वेंस होता है ना। टी ए का सीक्वेंस मतलब क्योंकि जो है आपको पता है कि जो थायमिन है वो एडेनिन है वो थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, ये भी आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा है। एडेनिन जो है थायमिन के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ, एडेनिन जो है थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। और ये अगर हम सी की बात करें या जी की बात करें या जी की बात करें तो ये क्या है, आपस में जो है ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इजी क्या है किसको तोड़ना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। तो इसीलिए जो है वो रीजन ढूंढा जाता है जहाँ पर कि डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है क्या है, ये वाला अगर हम रीजन की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्या है आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड वाला रीजन है, यानी कि जहाँ पर एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है या थायमिन जो है एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है किसके लिए, डीएनए ए प्रोटीन के लिए, ठीक है। किसके लिए, एक जो है प्रोटीन होती है इस तरीके से जो है जिसका नाम होता है डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। तो ये डीएनए ए प्रोटीन जो है क्या होती है बच्चों, दोनों साइड से लगती है, ठीक है। जो डीएनए प्रोटीन होती है ये दोनों साइड से लगेगी, यहाँ ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी, ठीक है, डीएनए प्रोटीन। तो डीएनए प्रोटीन का काम क्या है कि डीएनए के स्ट्रैंड में ये एक और प्रोटीन होती है बच्चों, ठीक है। इसको मैंने पीछे नहीं लिखाया था लेकिन ये आपकी क्योंकि बुक में ये कहीं मेंशन भी नहीं है तो इसलिए मैंने इसको आपको जो है वहाँ पर लिखाया भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जो डीएनए ए प्रोटीन होता है ये क्या करता है, टाटा रीजन को ढूंढता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है टाटा बॉक्स। क्या कहा जाता है इस रीजन को, टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो है एडेनिन और थायमिन के ही जो है क्या है नाइट्रोजनस बेसिस जो है कंटिन्यू एक सीक्वेंस में है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 4 जो है यहाँ पर जो है नाइट्रोजनस बेसिस हैं, कौन कौन से, एडेनिन और थायमिनी जो कि कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ना इजी होता है, यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को इजी होता है तोड़ना एज कम्पेयर टू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसीलिए जो है जो डीएनए ए प्रोटीन होती है ये सबसे पहले इसका काम है कि डीएनए के स्ट्रैंड में इस टाटा रीजन को ढूंढना। तो जहाँ पर ये टाटा रीजन दिखता है तो ये डीएनए प्रोटीन जो है दोनों साइड से वहाँ पर लग जाती है और इस डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट कर देती है। तो अब क्या होगा कि टाटा रीजन मिल गया आपको, ओराई मिल गया, इसी को ओराई भी कहते हैं। ये जो रीजन हो गया डीएनए का ये वाला जिसको हमने अभी रफ किया ये ओराई रीजन हो गया जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब क्या है बच्चों आपका, ये हमारा इस तरीके से स्ट्रैंड था डीएनए का स्ट्रैंड और यहाँ पर जो है हमारा टाटा बॉक्स था, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, टाटा बॉक्स है, ठीक है, या जिसको हम क्या भी कहेंगे, ओराई भी कहेंगे, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। टाटा बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टी ए के जो है नाइट्रोजनस बेसिस के जो है कंटिन्यू सीक्वेंसेस होते हैं और जहाँ पर जो है डीएनए ए प्रोटीन जो है बाइंड होती है और प्लस जो है उस टाटा बॉक्स को जो है तोड़ती है और वहाँ से स्ट्रैंड को जो है सेपरेट करती है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर जो है आपका जो है ये टाटा बॉक्स बना और डीएनए ए प्रोटीन ने जो है बीच के जो है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे इनको भी तोड़ा। तो यहाँ पर जो है क्या बन जाता है बच्चों, एक जो है बबल बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, बबल बन जाता है जिसको कहा जाता है आपका रेप्लिकेशन बबल। क्या कहा जाता है बच्चों इसको, रेप्लिकेशन बबल कहा जाता है। रेप्लिकेशन बबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जो है डीएनए ए प्रोटीन जो है इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करती है तो ये इस तरीके से बबल लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है रेप्लिकेशन बबल। तो अब जो है इसी रेप्लिकेशन बबल में यहाँ से क्यों, क्योंकि ये आपका ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जहाँ से ही रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होगा। तो रेप्लिकेशन क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपका रैंडमली कहीं से भी हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए जो है जो हमने भी रीज़न बताया आपको टाटा बॉक्स वाला रीज़न, वहीं से जो है आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ से जो है स्ट्रैंड को तोड़ना ईजी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपका जो है
डीएनए ए प्रोटीन ने रेप्लिकेशन बबल बना दिया। तो अब आपके नाइट्रोजनस बेसिस कैसे होंगे, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस होंगे इस स्ट्रैंड पे, ठीक है। अब ये वाले नाइट्रोजनस बेसिस इधर सेपरेट हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट चुकी है और ये वाले अभी जो है आपस में इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। इधर वालों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर वालों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहाँ वाला जो है ओराई वाला ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। सपोज माना ये ए आपका जो है टी था, ये ए था, ये टी था, ये ए था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अपोजिट में क्या होगा, टी के अपोजिट में ए के अपोजिट में टी के अपोजिट में ए के अपोजिट में टी, ठीक है। इसी तरीके से आप लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, यहाँ पर जी लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपके जो है नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर से जब रेप्लिकेशन बबल बना तो आपका जो है जो नाइट्रोजनस बेसिस थे वो सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। अब है यहाँ पर जो है फंक्शन किसका बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज का, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो है हेलिकेज यहाँ से आगे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता जाएगा इस वाले को, और टोपो आइसोमरेज क्या करता जाएगा, इस डीएनए के स्ट्रैंड को जो है क्या करता जाएगा बच्चों, इसको सीधा करता जाएगा, है ना। टोपो आइसोमरेज का काम क्या रहेगा, इस जैसे जैसे ये डीएनए जो हमारा ये इतना लंबा क्रोमोसोम होगा, ये इतना लंबा जो डीएनए है उसको जो है क्या करते रहना, आगे आगे जो है इसको स्ट्रैंड को स्ट्रेट करके रखना, और आपका जो है हेलिकेज का काम क्या होगा कि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ते रहना, ठीक है। और रेप्लिकेशन बबल से आपका जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या ओराई से आपका जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है बच्चों क्या आएगा आपका जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो कभी भी खुद से पॉलीमराइजेशन नहीं करता है। क्या कहा बच्चों हमने कि जो डीएनए पॉलीमरेज हमने आपको बताया था ना बच्चों, इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यही जो है न्यू स्ट्रैंड को जो है सिंथेसाइज करेगा। बट इसका भी एक अपना रूल होता है कि ये जो है कभी भी जो है क्या नहीं करता है, खुद से जो है पॉलीमराइजेशन नहीं करता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि पहले मुझे आप एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस लगा के दो, देन उसके बाद ही मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा। तो ये इस एंजाइम की एक अपनी कंडीशन होती है कि ये कभी भी खुद से पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा कि आपका ये रेप्लिकेशन बबल बना तो आपका यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और आप कहोगे कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, इसकी क्या कंडीशन है अपनी कि ये खुद से पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा जब तक कि आप इसको एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस नहीं लगाकर दोगे। तो अब भाई वो छोटा सा जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो कौन लगाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है बच्चों क्या होता है कि एक जो है आपका जो है अनदर एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है प्राइमरेज, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्राइमरेज। तो जो प्राइमरेज होता है ये जो है एक तरीके से जो है प्राइमर का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है, प्राइमर का काम करता है। और प्राइमर का काम क्या करता है ये कि ये एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पर लगा देता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो प्राइमरेज होता है, कौन सा कहा हमने एंजाइम, प्राइमरेज, ठीक है। तो ये किसका काम करता है, प्राइमर की तरह काम करता है, ठीक है। अब क्या करेगा प्राइमर की तरह काम, ये जो है यहाँ पर एक छोटा सा जो है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगा देगा, ठीक है। तो ये सपोज ये है तो इसने जो है यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का जो है सीक्वेंस लगाता है तो, और वो छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होता है, ये जो है यहाँ पर जो है एक छोटा सा आरएनए लगा देता है, ठीक है। तो अब ये छोटा सा आरएनए क्या लगा है इसने, सपोज यहाँ पर ये जो है यहाँ पर टी है तो ये आपका आरएनए में क्या होगा, यू होगा और ए की जगह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये जो प्राइमरेज होता है यहाँ पर एक छोटा सा आरएनए का सीक्वेंस लगा देता है, ठीक है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगा देता है, ठीक है भाई, कि आप अपनी जो है कंडीशंस रखिए। और हमने आपका जो है एक छोटा सा जो है क्या लगा दिया, यहाँ पर जो है आरएनए का सीक्वेंस लगा दिया, यानी कि आरएनए के जो है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस लगा दिया, ठीक है। अब जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आकर जो है यहाँ पर बाइंड होगा और देन पॉलीमराइजेशन करेगा, ठीक है।
तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है डीएनए पे डिपेंड होके देन जो है डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। डीएनए पे कैसे डिपेंड होता है? क्यों? क्योंकि ये डीएनए के इस स्ट्रैंड को, जो पैरेंटल स्ट्रैंड जिसको हम कहते हैं, तो इसको एज अ टेम्पलेट की तरह इसको यूज़ करता है। तो इसको किसकी तरह यूज़ करेगा बच्चों? ये टेम्पलेट की तरह यूज़ करेगा। और टेम्पलेट का मतलब हमने आपको बताया था कि टेम्पलेट का मतलब क्या हो गया कि जिससे कि जो है हम क्या करते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है टेम्पलेट। तो ये क्या करेगा कि जो डीएनए का ये जो पैरेंटल, ये दोनों तो इस टाइम पर पैरेंटल स्ट्रैंड है ना बच्चों, ये मैं आपको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में बता चुकी हूँ कि ये डीएनए के दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड हैं। आपके न्यू स्ट्रैंड तो यहाँ, इसका यहाँ बनेगा और इसका यहाँ से बनता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो पैरेंटल स्ट्रैंड होता है उसको एज अ टेम्पलेट की तरह यूज़ करता है। देन उसके बाद जो है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके जो है क्या होते हैं, अपोजिट जो है नाइट्रोजनस बेसिस को लगाता जाता है, ठीक है। यानी क्या कहा हमने कि ये जो है जो पैरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसको जो है क्या करता है, टेम्पलेट की तरह यूज़ करता है और जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि जो यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये उसके अपोजिट वाले जो है नाइट्रोजनस बेसिस वाले जो है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को यहाँ जोड़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर सपोज जो है जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पर टी है तो उसने यहाँ पर जो है आपका सी वाला सीक्वेंस वाला न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, नहीं। ये यहाँ पर किस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर किस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, जिस न्यूक्लियोटाइड के पास कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा बच्चों, ए होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा ना इसके। अब ये न्यूक्लियोटाइड, इसने अनदर न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, तो यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड में अगर जो है आपका एडेनिन है तो ये यहाँ पर कौन सा जो है आपका नाइट्रोजनस बेस वाला न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, टी वाले को, थायमीन वाले को, ठीक है। देन उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पर जो है ये यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज लग गया, ठीक है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, इसका पॉलीमराइजेशन करता जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहा हमने, सबसे पहले अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में टी है आपका, थायमीन है, तो ये इसके अपोजिट में किस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, जिसके पास जो है कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा, जिस न्यूक्लियोटाइड के पास कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा, एडेनिन होगा। उसी तरीके से यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड में एडेनिन है तो ये इसके अपोजिट में कौन सा न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जोड़ेगा, जिसके पास थायमीन है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो है हमारे पास जो है साइटोसिन है, तो यहाँ पर जो है डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो किस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, यहाँ पर आपका जिसके पास जो है क्या है, जिस न्यूक्लियोटाइड के पास आपका क्या है, ग्वानिन है। तो इस तरीके से जो है बच्चों क्या होगा, आपका जो है ये डीएनए का जो है पॉलीमराइजेशन होता जाएगा ये आगे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे चलती जाएगी। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपकी अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज अगर खुद से जो है पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा, अपनी कंडीशंस को मानेगा कि मेरी कंडीशंस क्या है कि पहले मुझे आप एक छोटा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगा के दो, तो उसके लिए क्या है, प्राइमरेज काम करेगा। यहाँ पर जो प्राइमरेज होता है वो यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस लगा देगा, ठीक है। अब सेम वही चीज़ लग जाएगा, आपका ए है तो ए के अपोजिट में क्या लगाएगा, नाइट्रोजनस बेस टी को लगा देगा, ठीक है। कौन सा का, प्राइमरी जो काम करेगा, ठीक है। और टी की जगह पर क्या होगा, यू आपका, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। इसने एक छोटा सा माना क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगा दिया, ये विजिबल है ना, ये टी बना रखा बच्चों ने, ठीक है। क्योंकि ये एडेनिन है तो एडेनिन के अपोजिट अगर आरएनए का स्ट्रैंड अगर सपोज आता है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज थायमीन इसने लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या है आपका थायमीन है तो इसने यहाँ पर यूरेसिल को लगा दिया, ठीक है। अब इसने भी यहाँ पर जो है इस साइड पे भी जो है क्या है आपका जो है, सपोज ये 5 डैश था और ये 3 डैश है, ठीक है, ठीक है। और ये है हमारा 3 डैश और ये है आपका 5 डैश, ठीक है। तो अब क्या है आपका जो है इस साइड में ये 3 डैश टू 5 डैश में भी जो है क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से दोनों ये पैरेंटल, ये टेम्पलेट का काम करेगा, ये भी टेम्पलेट का काम करेगा। अब बीच में आपका जो है न्यू सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्राइमर ने अपना काम किया, एक छोटा सा प्राइमर ये न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगा दिया, तो अब डीएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर
बैठेगा और देन इसका पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो टी है तो इसके अपोजिट में जो है डीएनए का कौन सा सीक्वेंस लगाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड का टी वाला। एडेनिन के अपोजिट में कौन सा नाइट्रोजनस बेस वाला न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज टी को जोड़ेगा। टी वाले में ए को जोड़ेगा, जी वाले में सी को जोड़ेगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों कंटिन्यू जो है जो ये बबल है ये आगे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कल बच्चों जो है कल की क्लास में हम इसको जो है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें रेप्लिकेशन फॉर्क ऑफ डीएनए दे रखा है, ठीक है। यानी कि आपको इतना स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। तो कल हम जो है इस रेप्लिकेशन फॉर्क को आपको डिटेल में मतलब इसका स्ट्रक्चर्स बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है और किस तरीके से जो है इसमें जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो है जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। देन जो है रेप्लिकेशन ओराई से जो है आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट वहाँ पर जो है रेप्लिकेशन बबल बनता है। देन उसके बाद जो है क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है खुद से पॉलीमराइजेशन नहीं करता है जब तक कि वहाँ पर कोई एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आप उसको लगा के ना दो। तो उसके लिए जो प्राइमरेज होता है वो छोटा सा जो है आरएनए का सीक्वेंस लगाता है और देन उसके बाद जो है फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है क्या करता है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है। तो बच्चों जो है आपका जो है बुक में जो है एनसीईआरटी में गिवन है कि जो पॉलीमराइजेशन जो होता है ना ये, ठीक है, रेप्लिकेशन में जो डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड बनता है या जो न्यू न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस जो जुड़ते हैं वो जो है इन्होंने जो है यहाँ पर जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल का दिखा रखा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो है पर सेकंड जो है 2000 बेस पेयर जुड़ते जाते हैं। यानी कि आपके एक सेकंड में जो है क्या है, एक सेकंड के अंदर आपके जो है 2000 जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़ते जाते हैं। तो इतनी फास्ट प्रोसेस होती है क्या, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन क्या काम है कि एक सेकंड में आपके जो है 2000 जो है न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस जुड़ते जाते हैं और ये जो जुड़ते हैं वो भी बड़ी एक्यूरेसी के साथ जुड़ते हैं और अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो उसको भी सुधारने का काम करते हैं। तो जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी फास्ट होती है और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जो है ये काम रेप्लिकेशन का होता रहता है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों की, जो डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो हमेशा जो है क्या होता है 5' to 3' होता है। यानी कि 5 to 3' में ही इसका पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। जैसे सपोज ये हमारा स्ट्रैंड है, ठीक है, ये माना हमारा स्ट्रैंड है डीएनए का स्ट्रैंड, ये माना हमने कहा 5' है और ये 3' है और ये 3' हो जाएगा। ऑब्वियसली एंटी पोलैरिटी होती है तो ये क्या हो जाएगा 5' होगा। तो अगर इस स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन होगा तो वो यहाँ से होगा, क्यों, क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन होता है वो हमेशा 5' to 3' होता है। और इस वाले स्ट्रैंड का अगर मैं पॉलीमराइजेशन की बात करूँ तो ये यहाँ से होगा, यानी ये इसका 5' होगा ना, तो 5' to 3'। तो पॉलीमराइजेशन हमेशा जो है क्या होता है 5' to 3' होता है। ये भी अपना एक रूल है किसका, डीएनए पॉलीमरेज का, या एक अपनी कंडीशन है कि भाई मैं पॉलीमराइजेशन करूँगा तो सिर्फ 5' to 3' की डायरेक्शन में ही करूँगा। तो 5' to 3' स्ट्रैंड होगा तो ये कहाँ से करेगा पॉलीमराइजेशन शुरू, यहाँ से करेगा इस 3' से, तभी तो इसका 5' to 3' आएगा। और ये 3' to 5' वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है तो ये यहाँ से 5' to 3' वाला स्ट्रैंड आपका बनाएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है डीएनए पॉलीमरेज की कि ये हमेशा पॉलीमराइजेशन जो है क्या करता है 5' to 3' में ही करता है, ठीक है। तो कल बच्चों जो है मैं आपको जो है इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूँगी जिसमें मैं आपको जो है रेप्लिकेशन फॉर्क ऑफ डीएनए का बताऊँगी, ठीक है। तो कल आई होप कि आई थिंक ये वाला जो टॉपिक है हमारा रेप्लिकेशन वाला वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है डीएनए का जो है रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो अभी इसमें आपका जो है कुछ और चीज़ें बाकी हैं कि किस तरीके से जो है रेप्लिकेशन जो है किस जो है आपके जो है डैश में जो है 5 to 3' में कंटिन्यू होता है या जो है 3 to 5' में जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस में बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आज इसको करती हूँ तो ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है बच्चों।
ओके बच्चों, थैंक यू।